Assalamualaikum. Welcome to another episode of the Mother and Baby Health Program. हमारे साथ आज हैं डॉक्टर शफक, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन. बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक हम लोग जो है साथ मिलके सेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें ये प्रोग्राम मदर्स के लिए कंटिन्यू रखना है, उनकी अवेयरनेस के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए, तो आज हमने डॉक्टर शफक को अपने घर से बुलाया है ताकि वो कुछ टॉपिक्स पे हमारे साथ बात कर सकें. तो वेलकम डॉक्टर शफक, थैंक यू सो मच आज आप टाइम निकाल के हमारे साथ. Thank you Naveen for inviting me on this platform. और मुझे यकीन है कि माए पहले सेशन के बाद बहुत बेसब्री से इंतजार करेंगी अपने क्वेश्चंस लेकर, वो सेकंड सेशन के अंदर उन क्वेरीज को क्लियर कर सकें. बिल्कुल, हमने एक फीडबैक सेशन भी लिया था, तो काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि भाई इन टॉपिक्स पे बात हो, इन टॉपिक्स पे बात हो. तो आज हम उन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे. सबसे पहले तो जो पैंडेमिक है कोरोना वायरस का, उस पर पहले से बहुत इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आई हुई है इंटरनेट पे. एवरीबॉडी नोज क्या करना है क्या नहीं, लेकिन जो एक कम डिस्कस किया हुआ होता है टॉपिक, वो है बच्चों में, बेबीज में अगर कोरोना वायरस किसी तरह ट्रांसमिट हो जाए और उनको हो जाए तो हम उसके बाद क्या एक्शन स्टेप्स ले सकते हैं, क्या तरीकेकार है बच्चे को कि उसकी हालत और ना बिगड़े और वो रिकवरी की तरफ आ सके. तो सबसे पहले डॉक्टर शफक बताइएगा कि किस तरह ट्रांसमिट हो सकता है बच्चे को कोरोना वायरस, और क्या सबसे पहले तो माओं के लिए एक खुशखबरी है कि ये वायरस बच्चों को बहुत कम इन्फेक्टेड, नंबर ऑफ केसेस इन चिल्ड्रन आर वेरी 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 गुड. तो उनके लिए ये खुशखबरी है कि वो थोड़ा सा अपना सांस बहाल कर लें और एक रिलीफ है उनके लिए. लेकिन फिर भी हमें जो है प्रिवेंटिव मेजर्स लेनी है. जो प्रिवेंटिव मेजर्स मैंने पहले भी एक वीडियो सेशन किया था, उसमें एक छोटा स्क्रिप्ट बताया था आप लोगों को. उसमें मैंने बताया था कि ये वायरस जो है एटलीस्ट 14 डेज लेता है, 14 दिन लेता है अपनी अलामात जाहिर करने के. अब वो अलामात क्या हैं? वो अलामात हैं कि बुखार होना, खांसी होना, खुश्क खांसी होना, बच्चे को बिला वजह थकावट फील होना, या बच्चे का सांस की तकलीफ होना. बच्चा बार बार आपको कहेगा कि मुझे सांस नहीं आ रही है प्रॉपर, सीने में तकलीफ होना. ये सारी अलामात जो हैं ये कोरोना से रिलेटेड है. अब दूसरी बात ये कि नॉर्मली बच्चों में कफ एंड फ्लू होता है. कफ एंड फ्लू में भी माएँ कहती हैं कि यही अलामात होती हैं. तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये क्या चीज. तो उससे ये डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश ना करें. जब भी अलामात नजर आती हैं आप फौरन किसी कंसल्टेंट से फौरन कांटेक्ट करें या कंसल्ट करें. अच्छा, एक बात. दूसरी बात ये कि अब 14 दिन अगर आप उस अलामात से बेखबर है, यानी वो अलामात तो नजर आएंगे नहीं किसी पेशेंट के अंदर. 14 दिन लेता है ये वायरस रिप्लिकेट करने में और इंक्यूबेशन पीरियड के लिए, ठीक है. उसके बाद ही अलामात जाहिर होंगे. तो 14 दिन तक वो जो पेशेंट है वो जिससे मिलेगा वो सबको ये इन्फेक्ट जो है करेगा वायरस. अच्छा, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी ये जिस तरह से फैलता है वो सेम है जिस तरह से अडल्ट में. मतलब ये कि खांसने से रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स बेसिकली, तो मैं सिंपल उर्दू में बता दूं कि खांसने से नज़ला जो होता है, इससे अब बच्चे को नज़ला होता है या बड़ों को नज़ला होता है तो वो हाथ से साफ करते हैं, कपड़ों से साफ करते हैं, वो हाथ अपने बॉडी पे कहीं भी लगाते हैं, आंखों में लगाते हैं, दूसरों से हाथ मिलाते हैं, या बच्चे को हैंडल कर रहे होते हैं. तो वो सब ये सारी चीजें जो है जरिया है इन्फेक्शन स्प्रेड करने की. मतलब तो मेन कॉन्टैक्ट होगा तो बच्चे को जरूर लगेगा. बिल्कुल. अगर किसी को ये इन्फेक्शन है और उसको कफिंग हो रही है, फ्लू हो रहा है, नेजल डिस्चार्ज है, नाक बह रही है और वो बार बार उसको साफ कर रहा है, तो डेफिनेटली उसकी बॉडी ऑर्गन्स जो हाथ वगैरह हैं वो सारे इन्फेक्टेड हो गए. अब वो बच्चे को हाथ लगाएगा या किसी को भी एडल्ट को हाथ लगाएगा तो वो ट्रांसमिट करेगा डेफिनेटली. तो इस बात का ख्याल रखना है नॉर्मली कि वैसे भी अगर फ्लू भी होता है तो आपको इस बात का ख्याल रखना होता है कि जिसको फ्लू हो रहा है वो एक तो ये कि मास्क वेयर करे एंड टिश्यू यूज करे फॉर लाइक अगर स्नीज कर रहा है, खांस रहा है, छींक रहा है तो टिश्यू अपना यूज करे बजाय इसके कि अपना हैंड यूज करे. तो नॉर्मल फ्लू में भी हम यही इंडिकेट कर रहे होते हैं
तो अगर आपको नहीं पता चलना है कि सामने वाले शख्स को फीवर, फ्लू, कफ है सिंपल या ये कोरोना वायरस की वजह से, तो आपको प्रिवेंटिव मेजर्स तो वही लेनी है जो कि नॉर्मल फ्लू वगैरह में ले। बिल्कुल। मास्क वेयर करवाएं, उनको कहें कि बच्चों को हाथ ना लगाएं, वो दूसरों से दूर से बात करें, एटलीस्ट 6 फीट का डिस्टेंस कहते हैं आपको मेंटेन करें। और आप ये है कि अपने टॉवल्स और अपनी जो जरूरत की चीजें हैं, जैसे आप इसमें पानी पीते हैं, जो आप स्पून यूज कर रहे होते हैं, वो आप अलग रखें। ये तो सिंपल मेजर्स हैं जो कि हम नॉर्मल फ्लू वगैरह में भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो इसमें यही है जो कि जिन चीजों से अडल्ट को लगता है उन चीजों से ही बच्चों को लग सकता है। अब ये है कि बच्चे ज्यादातर माँ के पास होते हैं। अगर माँ को ये अलामात है, जैसे मेरी क्लिनिक में बच्चे आते हैं और तो कफ एंड फ्लू के साथ, माँ कहती है पता नहीं इसको कहाँ से लगी है। हमारे घर में तो मतलब ये बाहर की चीज तो नहीं खाते, तो टोटल ब्रेस्ट फीड पे है। उसमें यही होता है कि माँ को पिछले हफ्ते कभी खांसी नजला हुआ था, तो यही क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। तो सिंपल वो ये है कि अगर माँ को खांसी नजला है तो वो मास्क वेयर करे, हैंड वॉश करे, बच्चे को फीड कराने से पहले एहतियात करे। अगर मास्क नहीं है, जैसे आप आजकल बहुत शॉर्टेज है मास्क की, जरूरी नहीं है कि आप मास्क ही यूज करें, आप अपना दुपट्टा यूज कर सकती हैं, उसको आप कवर कर सकती हैं अपने फेस को। और एवरी टाइम यू हैव टू वॉश योर हैंड्स, इस बात का ख्याल रखें। दूसरा ये कि माँ है, माँ को बच्चे पे प्यार आता है बार बार, तो वो किस करती है, तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना होता है और दिमाग में रखना होता है कि मुझे नजला हो रहा है तो मैं बार बार किस ना करूँ बच्चे। ठीक है, तो वही चीजें जो हैं करवाती हैं ये सारी स्प्रेड करवाती है इन्फेक्शन को, जो कि फ्लू वगैरह में होती है। प्रिवेंटिव मेजर्स वही आपको। अच्छा डॉक्टर शफा की एक बात बताइएगा कि जैसे बहुत छोटा बच्चा है, केले न्यू बॉर्न है या 6 महीने का है, तो उसके सिम्टम्स क्या फर्क होंगे अगर कोई बड़ा 5-6 साल का बच्चा जो खुद मतलब उसमें ज्यादा आसान होता है आइडेंटिफाई करने को, उसको बहुत खांसी हो रही है, लेकिन अगर बहुत न्यूबॉर्न बच्चा है तो उसको तो आइडेंटिफाई करने में भी प्रॉब्लम होता है, तो उसके क्या सिम्टम्स अलग होते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल उठ नहीं रहा या इस तरह हरकत नहीं कर रहा। देखिए, कोरोना वायरस जो है ये 2 तरह से प्रेजेंट करता है। एक तो ये कि ये बहुत माइल्ड डिजीज के तौर पर प्रेजेंट करता है, जो कि 2 वीक्स के अंदर रहती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हल्का बुखार, खुश्क खांसी और थोड़ी सी ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। और एक ये है कि सीवियर केस में ये है कि 4 to 6 वीक्स तक जो है ये प्रेजेंट करता है और 4 to 6 वीक्स लेता है ये रिकवर करने में। उसमें फिर डिफरेंट इश्यूज आ जाते हैं कि बच्चा बहुत सिक हो जाता है, रिलक्टेंट टू फीड हो जाता है, सिक लुक आता है। बच्चों में आइडेंटिफाई करना इज वेरी डिफिकल्ट कि ये कोरोना वायरस है या नॉर्मल कफ एंड फ्लू है या नॉर्मल निमोनिया है या कोई और चेस्ट इन्फेक्शन। तो मैं बार बार यही कहूंगी कि आपको अगर लग रहा है कि बच्चों को खांसी नजला है तो आप खुद से उसको ट्रीट करने के बजाय बेहतर है कि किसी कंसल्टेंट से कांटेक्ट करें, क्योंकि रहेंगे तो ही और शी विल बी फॉलोइंग यू, वो आपसे इन टच रहेगा। और अगर उसको लगता है कि नहीं, जो मेडिसिन दी जा रही हैं उससे रिकवरी नहीं हो रही है और बच्चा जो है सिम्टम्स जो है उसकी सीवियरिटी इंक्रीज हो रही है, तो डेफिनेटली वो आपको सजेस्ट करेगा फर्दर कि आपने क्या क्या टेस्ट करना है। सही। अच्छा, पेरेंट्स जो है घबराहट में आके सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, खुद ही से दवाइयां देना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे को, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी कि ये करना चाहिए? बच्चों को तो वैसे भी सेल्फ मेडिकेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ठीक है, आप चाहे कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, आपने कितनी दफा ही डॉक्टर से क्यों ना कांटेक्ट करा हो, अगर आपको डॉक्टर ने नहीं बताया है कि ये आप मेडिसिन यूज कर सकते हैं, तो आप खुद से वो मेडिसिन कभी भी बच्चे को ना दें। यूजुअली लोग एंटी एलर्जिक, एंटीबायोटिक्स और इवन एंटीबायोटिक्स तक स्टार्ट कर देते हैं खुद से कि पिछली दफा डॉक्टर साहब आपने ये मेडिसिन दी थी तो हमने खुद से ही ये एक्सपेरिमेंटली स्टार्ट कर दी और अब बच्चे को क्योंकि आराम नहीं आ रहा। तो अब इस केस में ये है कि कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स हैं, जो सारी अलामात हैं, वो कोई डिफरेंट नहीं है नॉर्मल कफ एंड फ्लू से। तो आपका डॉक्टर से इन कांटेक्ट रहना इज वेरी वेरी नेसेसरी, क्योंकि आपको तो नहीं पता है कि वो चीज क्या चल रही है बच्चे को। आप तो नॉर्मल कफ एंड फ्लू हो सकता है लेकिन उसको ट्रीट कर रहे हैं, और वो जो उसका क्रूशियल टाइम पीरियड है जो कि जिसमें जो माइल्ड फॉर्म में डिजीज प्रेजेंट कर रही है, हो सकता है वो आप उसको निकाल दें, उस टाइम पीरियड को घर में बैठ के निकाल दें। एटलीस्ट अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को नॉर्मल कफ एंड फ्लू है, तब भी आप अपने जो कंसल्टेंट हैं उससे एक दफा कांटेक्ट कर लें, उसको बताएं कि बच्चे को ये चीजें, ताकि आपको अगर नहीं समझ में आ रही है, बच्चे की सीवियरिटी बढ़ रही है,
कंडीशन की, तो वो आपको गाइड कर सके डॉक्टर कि आपने करना क्या। सही। अच्छा, एक और बात, अगर माँ को अल्लाह ना करे कोरोना वायरस पॉजिटिव टेस्ट होता है और वो ब्रेस्ट फीड पे है बच्चा, तो क्या वो ब्रेस्ट फीड उसको कंटिन्यू कर सकती है या इसमें खतरे की अलामत है? देखिए हर वो बंदा जो है जो कि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है वो आइसोलेट कर दिया जाता है बिल्कुल 14 डेज के लिए, सही। ठीक है, क्योंकि 14 डेज के बाद ही अंदाजा होता है कि उसमें सिम्टम्स किस तरह के डेवलप हुए हैं। सही। आइदर इट्स अ माइल्डर फॉर्म और इट्स अ सीवियर फॉर्म, ठीक है। अब उस 14 दिन में आपने हर लिहाज से हर तरह की प्रिवेंटिव मेजर्स ली हैं। ठीक। अब अगर मदर ही इन्फेक्टेड है, उसका कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो वो डेफिनेटली आइसोलेट हो जाएगी बाकी सारी फैमिली मेंबर्स, सही। स्पेशली अपने बच्चे से, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बच्चों में बहुत कम केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन अगर बच्चों में ये केसेस होते हैं तो फिर ये सीवियर फॉर्म में भी हो सकते हैं। बच्चे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, उनकी इम्यूनिटी इतनी वेल डेवलप नहीं होती है, और जितने भी सारे लोग, जितने भी एडल्ट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जिसमें कोई ना कोई कोमॉर्बिड्स हैं, जैसे कि कोई डायबिटिक है, किसी को कैंसर है खुदा ना खास्ता, कोई स्मोकिंग करता है, और किसी को चेस्ट प्रॉब्लम्स हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स लाइक एजमा है, कोई चेस्ट इन्फेक्शंस हैं, उनमें ज्यादा चांसेस हैं कि ये वायरस इन्फेक्ट करे। तो अगर मदर को है तो डेफिनेटली उसको ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करनी पड़ेगी, उसको टॉप फीड पे लेना पड़ेगा बच्चे को, क्योंकि हाई चांसेस हैं कि बच्चा इन्फेक्ट हो। ठीक है, तो मतलब ब्रेस्ट फीड आप स्टॉप करें, टॉप फीड पे लेकर आएं, क्योंकि बच्चे को लग सकता है और खतरे की बात है। ठीक है, ये तो काफी आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन बताई कोरोना के लिए, क्योंकि हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं है कि बच्चों को अगर हो गया तो हम क्या करें। तो थैंक यू डॉक्टर शफक। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, जो कि एक कॉमन टॉपिक है, माँ को परेशान बहुत करता है, दैट इज अबाउट टीथिंग। टीथिंग जो बच्चे में होती है, उसके दांत जब निकलते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और किस, पहले तो ये बताइएगा कि किस उम्र में बच्चे के दांत निकलना स्टार्ट होते हैं? दुनिया का कोई डॉक्टर एक करेक्ट एज नहीं बता सकता। अच्छा। कि कौन सी एज पे टीथिंग स्टार्ट होती है। इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, ठीक है। बच्चा अलग, एक बच्चा जो है हो सकता है 3 मंथ्स पे उसकी टीथिंग स्टार्ट हो जाए, उसको गम्स प्रॉब्लम्स हो जाए, उसको इरिटेबिलिटी हो, और एक बच्चा है जिसको जो है 6 महीने 7 महीने की एज तक जो है उसकी टीथिंग स्टार्ट ही नहीं। अच्छा, यूजुअली लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप मुझे बता रही हैं कि 3 मंथ्स 4 मंथ्स है, बच्चा इरिटेबल हो रहा है, बच्चा बहुत रब कर रहा है अपने गम्स को और बहुत बेचैन हो रहा है, और आप कह रही है इसकी टीथिंग हो रही है, तो मुझे तो दांत नजर आ नहीं रहे। तो बताना ये था कि इतनी जल्दी वो इरप्शन ऑफ टीथ होती नहीं है, वो आपको जो बाहर नजर आना शुरू हो जाते हैं वो इतनी जल्दी नहीं होते, यूजुअली इट टेक्स टाइम। तो उस ड्यूरेशन में जब वो गम्स की इचिंग हो रही होती है, उसको इरिटेबिलिटी हो रही होती है, और वो बार बार जो है रब कर रहा होता है, प्रॉपर फीड नहीं ले रहा होता है, वो टाइम बहुत क्रूशियल होता है। तो उसको देखिए बच्चा की प्रॉब्लम में आता है कि उसको टीथिंग स्टार्ट होती है, तो यूजुअली वो फीड अवॉइड करता है, कम से कम फीड लेने की कोशिश करता है, वो बहुत इरिटेबल होता है, चिड़चिड़ापन जिसे कहते हैं, हर वक्त रोना, नींद प्रॉपर ना लेना, ठीक है। जैसे माँ कहती है कि पहले तो ये खेलता कूदता रहता था, अब ये नहीं खेलता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हर बच्चे में आती हैं, एंड इट डिपेंड्स कि बच्चा, जरूरी नहीं है कि हर बच्चे में सेम प्रॉब्लम होती थी। इसमें डिफरेंट वेरी भी कर सकता है। एक बच्चा जो है हो सकता है उसको सीवियर डायरिया हो जाए, हो सकता है उसको बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी हो जाए, बिल्कुल हो सकता है कि वो फीड बिल्कुल ही कम लेना शुरू करे 24 आवर्स में, और एक बच्चा हो सकता है जो कि नॉर्मल हो, फीड भी प्रॉपर ले रहा हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वो वेट ही गेन कर रहा है। डिपेंड्स के क्या सर्कमस्टांसेस है। बच्चा हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता है, डिफरेंट होते हैं। अच्छा, अगर सिम्टम्स बढ़ जाएं, बच्चा तकलीफ में है, उसको अगर फॉर एग्जांपल बुखार हो जाए या डायरिया हो जाए, तो इस केस में कोई दवाई देना एडवाइजेबल है? आप क्या एडवाइस करती हैं? देखिए लोगों का यूजुअली कॉन्सेप्ट है, घर में बड़े बूढ़े होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट है कि मोशन हो रहा है, बच्चा दांत निकाल रहा है। तो मैं ये बताना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म से कि देखिए डायरेक्ट रिलेशन नहीं है मोशन का विद टीथिंग।
दांत निकलने से इमोशन का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। यूजुअली टीथिंग में क्या होता है कि बच्चा हर चीज मुंह में ले रहा होता है, उसको बहुत ज्यादा जो है इरिटेबिलिटी हो रही होती है, चिड़चिड़ाहट हो रही होती है, तो उसको समझ नहीं आ रहा होता है। वो आपका दुपट्टा भी ले रहा होता है मदर का मुंह में, वो अपने हाथ भी जो है उसको च्यू कर रहा होता है, और जो चीज उसके हाथ में होती है, इवन स्लिपर्स तक बच्चे जो हैं अपने वो मुंह में ले रहे होते हैं, इतनी इरिटेबिलिटी होती है। तो वो सारी चीजें, उसमें डस्ट होती है, उसमें इन्फेक्शन होते हैं, वो सारे उसके मुंह में जा रहे हैं। तो जाहिर है वो चीजें जब जाएंगी बच्चे के स्टमक के अंदर तो वो प्रॉब्लम करेंगी, स्टमक अपसेट करेंगी। तो डायरेक्ट इसका लिंक नहीं है टीथिंग का विद डायरिया और स्टमक अपसेट। अच्छा, दूसरा ये आई बात कि आपने कहा कि सेल्फ मेडिकेशन आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, तो इसके अंदर दो राय हैं। एक तो ये कि कुछ डॉक्टर्स मना करते हैं कि मत दें आप बिल्कुल भी, सारी जो आप दे रहे होते हैं होम्योपैथिक मेडिकेशंस और जो सारी आप सेल्फ मेडिकेशन यूज कर रहे होते हैं उसको मना करते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि यस यू कैन गिव इट। सेफ्टी डेटा आप जहाँ तक पूछना चाह रही हैं कि कितनी हद तक ये मेडिकेशन जो है सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से, सेफ्टी डेटा के हिसाब से सेफ है कि नहीं है, तो वो सेफ्टी डेटा जो है बहुत लिमिटेड। ऑल्दो दीज मेडिकेशंस आर नॉट FDA अप्रूव्ड, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की कोई इन मेडिकेशन से साइड इफेक्ट नहीं आए। यूजुअली हम कैल्शियम और फास्फोरस की जो मेडिकेशंस होती हैं वो कहते हैं बच्चों को आप दे सकते हैं कैल्शियम और फास्फोरस सप्लीमेंटेशन जब टीथिंग प्रोसेस हो रहा होता है, एंड स्पेशली विटामिन। अच्छा, इस पीरियड में यूजुअली होता है कि माएँ खुद ही डील कर लेती हैं बच्चे के साथ, अगर उन्हें पता चल जाए कि टीथिंग हो रही है, लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं जाती। तो इस केस में अगर वो उसको विटामिन या कैल्शियम दे रही हैं तो ये ठीक है, आप कहते हैं ये सही है? इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि मल्टीविटामिन और कैल्शियम अगर आप दे रहे हैं बच्चे को या विटामिन डी दे रहे हैं तो इसके कोई ऐसे साइड इफेक्ट नहीं है बच्चे को कि मना किया जाए कि माँ ये खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना करें। या आप दे सकती हैं, किसी भी फॉर्म में दे सकती हैं, ठीक है। और बल्कि आप देंगी कैल्शियम फास्फोरस सप्लीमेंट और विटामिन डी तो इट विल एनहांस टीथिंग, और बच्चे को बहुत ज्यादा सूट करेगा, कंफर्टेबल फील होगा। और जाहिर है ये कैल्शियम और विटामिन मल्टीविटामिन हर एज के बच्चे को नीडेड होते हैं, तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। हाँ, ओवरडोज ना कर दें कि ये ना हो कि आपने ये सुन लिया कि वीडियो पे बता दिया आपको कि हाँ भाई कुछ नहीं है साइड इफेक्ट, तो आप एक की जगह 2-2 चम्मच देना शुरू कर। नॉर्मल जो डोज है वही देते रहें, और यूजुअली अपने डॉक्टर से रिकमेंड करा लें कि प्रॉपर डोज क्या है, कि हर एज के बच्चे के लिए डिफरेंट जो है डोज होती है। सही। अच्छा, बुखार की दवाइयाँ देने से गुरेज करना चाहिए या वो भी दे सकते हैं? जो ओवर द काउंटर टैबलेट्स होती हैं बुखार की वो दे सकते हैं, या वो आप कहेंगी कि नहीं पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें? देखिए आजकल मसला ये है कि कुछ मेडिकेशंस हैं जो कि मना है आजकल जो वायरस के अंदर कि आप वो ना दें, तो यूजुअली हर कोई अवेयर नहीं है उन मेडिकेशंस से। तो मैं फिर ये कहना चाहूंगी कि सेल्फ मेडिकेशन इज वेरी इजी टू गिव, एंड इसके अंदर साइड इफेक्ट्स बहुत सीवियर हो सकते हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते। लाइक सिंपल एक मेडिकेशन है जो कि माएँ अपने घरों में हर वक्त रखती हैं, ब्रूफेन, और आजकल वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि आप नहीं दें, क्योंकि कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ब्रूफेन की वजह से ये रैपिड डिजीज जो है स्प्रेड होती है। तो कोई भी मेडिकेशन आप खुद से देने की कोशिश ना करें, बेटर टू कंसल्ट अ डॉक्टर, क्योंकि आपको नहीं पता उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और डोज क्या है। बच्चों में डोज मैटर करती है बहुत ज्यादा। सही, तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें, डॉक्टर से जरूर रुजू करें। सही। अच्छा, एक और चीज बताइएगा कि जब बच्चा इतना इरिटेटेड होता है तो कौन से खाने उसको देना मतलब फायदेमंद है, क्योंकि वो हर चीज रिजेक्ट कर रहा होता है, दूध भी शायद रिजेक्ट कर दे, तो क्या उसको खाने देना जो है फायदेमंद होंगे उस टाइम पीरियड में? देखिए सिंपल फॉर्मूला है ये कि अगर बच्चा सिर्फ मिल्क ले रहा है, कंटिन्यू विद मिल्क। अगर बच्चा टॉफी पर है वो ले रहा है, कंटिन्यू विद टॉफी। अगर वो अमाउंट कम करके ले रहा है, जैसे पहले माइंड कहती है कि वो 5 ऑन्स लेता था एवरी 3 आवर्ली, अब जो है वो 5 ऑन्स ही लेता है, 3 ऑन्स लेता है, तो उसको एक रिलीफ टाइम चाहिए अपना, ठीक है। आप उस क्वांटिटी को कम कर दें, आप फ्रिक्वेंसी बढ़ा दें,
क्वांटिटी कम कर दी। जितना आप उसको रिलीफ टाइम देंगी तो वो उसको ज्यादा अच्छा टाइम मिलेगा रिकवर करने के लिए। लेकिन अगर आप उसको फोर्स करेंगी, प्रेशर करेंगी कि वो वही डोज ले जो कि पहले ले रहा था, जैसे आप उसको 5 ऑन्स दे रहे थे तो 5 ऑन्स ही ले, आप उसको सेरेलैक दे रही थी 3 टाइम्स तो वो सेरेलैक भी ले 3 टाइम्स, तो फिर वो चीज भी छोड़ देगा जो ले रहा है। अच्छा। टीथिंग प्रोसेस के अंदर बहुत चिड़चिड़ा, बहुत इरिटेबल होता है, ठीक है। कैन नॉट, ही और शी कैन नॉट टेल यू कि उसके साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल। उसको सिर्फ ये होता है कि वो अपने बिहेवियर से आपको रियलाइज कराने की कोशिश करता है कि ही और शी इज इन पेन। तो सिंपल इज दैट कि जो बच्चा ले रहा है वो आप देते रहें, आप उसको फोर्स ना करें कि वो एक्स्ट्रा मील्स ले, एक्स्ट्रा मिल्क ले। तो अगर वो नॉर्मल फीड ले रहा है और ऊपर से कोई गजा नहीं ले रहा है, सीरियस नहीं ले रहा है, तो नॉट अ बिग डील। थोड़े दिन के लिए उसको रिलीफ दें, 5 डेज के लिए, 1 वीक के लिए वो खुद ही लेगा, खुद ही नॉर्मल डाइट पे आ जाएगा। अच्छा, इसमें जो है कोई आप कुछ रिकमेंड करेंगे कि कोई ठंडी चीजें दें? क्योंकि जैसे अगर टीथर है तो बच्चे टीथर भी फ्रिज में डाल के माए उनको फिर देती है, तो कहते हैं कि इट इज एडवाइजेबल कि वो टीथर भी यूज करें, या अगर कोई ठंडी चीज खाने में या इस तरह वो ले रहे हैं तो आप क्या रिकमेंड करती है? ठीक है, ये फॉल्स मिथ है। देखिए इस तरह का कुछ भी नहीं है। आजकल तो बच्चे टीथर लेते ही नहीं है। आजकल बच्चे जो हैं टीथर साइड में फेंकते हैं और सिर्फ माओ का हाथ, माओ के दुपट्टे, अपनी जो टॉयज हैं वो मुंह में होते हैं, उनके की चेन मुंह में होती है, टीवी रिमोट, एसी रिमोट, ये सारी चीजें मुंह में ले रही हैं। तो आप जबरदस्ती ना करें बच्चे के साथ कि वो टीथर ही ले। टीथर कौन सा हाइजीनिक हो जाता है? आप उसको स्टरलाइज तो नहीं करती हैं, वो नीचे गिर रहा है, वो बच्चों के कपड़ों पे लग रहा है, आप उसको अपने हाथ में ले रही हैं, तो वो स्टरलाइज नहीं है। तो मैं ये कहती हूँ कि लेट इट गो, बच्चे को आप थोड़ा टाइम दें, वो खुद ही अपना नॉर्मलाइज होगा। अगर आप उस टाइम में बच्चे के साथ बहुत जबरदस्ती करेंगे कि ये चीज नहीं करो, ये नहीं करो, वो सारी चीजें ले लो, तो वो और इरिटेट होगा और उसकी आपके लिए परेशानी हो सकती है, क्योंकि वो फीड कम लेना शुरू करेगा और मजीद फीड कम करेगा और प्रॉपर नींद नहीं लेगा। जी, तो जो उसकी एग्जिस्टिंग डाइट है कि दूध पी रहे तो दूध ले, तो वही कंटिन्यू रखें, लेकिन कम डोजेज में, या जो उसका हिसाब से उसका जो मूड है उस हिसाब से आप देते रहे, या अगर वो सॉलिड से है तो बस जो आप पहले से खिला रही हैं वही आप कंटिन्यू रखें, वही उसके लिए जो चीजें वो कंज्यूम कर रहा है आसानी के साथ, जो कि ले रहा है, उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, पसंद आ रही है चीजें, जैसे बनाना ले रहा है अगर वो तो देते रहे। बनाना कोई कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। अगर वो सी दे रहे हैं, अगर वो सेरेलैक कंज्यूम कर रहा है या कुछ और चीजें हैं वो कंज्यूम कर रहा है तो आप देते रहे। अगर वो सिर्फ और सिर्फ मिल्क ले रहा है तो गो अहेड विद मिल्क, ठीक है, वो खुद अपनी नॉर्मल डाइट पे आ जाएगा वंस ये इसकी इरिटेबिलिटी थोड़ी सी सही। तो मतलब जो नॉर्मल है वो ले, तो किसी चीज की पाबंदी नहीं है व्हेन द बेबी इज टीथिंग। सही। अच्छा, एक और जो कंडीशन बच्चों में हो जाती है वो है ओरल थ्रश, ठीक है, तो जरा उसके बारे में थोड़ा सा बताइए मदर्स को कि ये क्या है, किस तरह होता है, क्या सिम्टम्स हैं और किस तरह आप ट्रीट करेंगी इसको? देखिए, ओरल थ्रश जो है यूजुअली फंगल इन्फेक्शन होता है। ये ओरल कैविटी में होता है, ठीक है, यूजुअली इन्वॉल्व सॉफ्ट पैलेट को, गम्स को, हार्ड पैलेट को, ठीक है, इन सब जगहों को वो इन्वॉल्व करता है। और ये विजिबल कैसे होता है? इसमें पहले जो है रेडनेस होती है, अनयूजुअल अंदर मुंह के, नॉट ओवर लिप्स, अंदर, ठीक है, टंग के अंदर और गम्स के अक्रॉस जो है इसके अंदर ये अंदर सारी रेडनेस होती है। फिर 1 से 2 दिन बाद ये कि यहाँ पर एक कर्डी वाइट जो होती है, बिल्कुल क्रीमी वाइट, जो आपको प्लाक सा फील होना शुरू होता है कि जैसे कुछ अंदर जो है दूध की तरह जम रहा है। कि नॉर्मली आप बच्चे को जब दूध पिलाते हैं तो उसकी जबान के ऊपर दूध लग जाता है, तो इस तरह का एक आपको फील होगा कि पूरे माउथ के अंदर जो है डेवलप। अब ये है कि अब आप उसको डिस्टिंग्विश कैसे करें, डिफरेंस क्या होगा, कि डिफरेंशिएट कैसे करें कि ये नॉर्मल मिल्क की वजह से हुआ है या ओरल थ्रश। तो उसका सिंपल ये तरीका होता है कि एग्जैक्टली जबान वाइट होती है, हाँ, उसमें ये है, लेकिन यूजुअली जरूरी नहीं है कि ओरल थ्रश पूरे ओरल कैविटी को ही कवर करे। इनिशियली हो सकता है वो टंग पे आ रहा है, फिर आहिस्ता
Right. इनिशियल स्टेज में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश के ये दोनों में से क्या चीज है। उसका बेस्ट तरीका ये है कि नॉर्मल आप एक टिश्यू लें, उससे जो है उस बच्चे की जबान को थोड़ा सा साफ करने की कोशिश, उसकी टंग को अगर वो हट जाता है तो दैट्स मिल्क, और अगर वो नहीं हटता है और थोड़ी सी आपको लगता है कि हल्की सी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो इट्स ओरल फ्लश। उसको फर्दर आप फिर इरप्ट ना करें, इसको निकालें, ठीक है। डॉक्टर से एज सून एज पॉसिबल कंसल्ट करें क्योंकि इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम, और ये अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड पे होता है तो वो मदर को भी लग जाएगा वो फंगल इन्फेक्शन। अच्छा, ये किस वजूहात से होता है, कुछ बता सकेंगे कि क्या वजह है कि एकदम से में फंगल इन्फेक्शन हो जाए? क्या हाइजीन रिलेटेड प्रॉब्लम है या क्या है, आप बताएंगे? देखिए, हाइजीन रिलेटेड प्रॉब्लम तो है, यूजुअली उन बच्चों में होता है कि जो कि टॉप फीड के होते हैं, बॉटल फीड के होते हैं। अच्छा, जैसे आप कोई भी माँ है वो बॉटल ले रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको 3-3 महीने 4-4 महीने यूज कर सकती हैं। सही। ऑल्दो आप इसको स्टरलाइज कर रही हैं फ्रिक्वेंटली, लेकिन आपको यू हैव टू चेंज द बॉटल, यू हैव टू चेंज द निपल्स आफ्टर सम टाइम, क्योंकि हर चीज की कोई ना कोई लिमिट होती है, एक्सपायरी होती है। बिल्कुल। तो आप जो निपल यूज कर रहे हैं बॉटल के अंदर वो रबड़ है, केमिकल है, तो वो बार बार स्टरलाइज करने से वो खराब होता है, ठीक है। दूसरा ये कि आप बॉटल भी बार बार चेंज करें, वो भी प्लास्टिक है, उसको भी आप चेंज करें आफ्टर अ मंथ। तो और उनकी प्रॉपर स्टरलाइजेशन का ख्याल रखें। यूजुअली ये होता है कि माएँ अपनी बच्चों की जो बॉटल है वो सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी से धो देती है, सही। और उसको कहती है ये स्टरलाइज हुई। दिस इज नॉट स्टरलाइजेशन माय डियर। आपको जब स्टरलाइजेशन करनी है वो प्रॉपर बॉईल करना है बॉटल को और निपल को एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर मेकिंग फीड, तो आपने हर दफा उसकी बॉटल को स्टरलाइज करना। दूसरा ये है कि माएँ अपना जो फीड करा रही होती हैं, ब्रेस्ट फीड करा रही होती हैं, तो वो इस चीज का ख्याल नहीं रखती हैं, इनको पसीने आ रहे होते हैं, वो जाहिर है घर का काम भी कर रही होती हैं, कितने दिन हो जाते हैं उनको बात किए हुए, तो वो इस बात का ख्याल नहीं करती है कि वो उस प्रॉपर एरिया को अच्छे तरीके से साफ कर लें। तो जब आप ब्रेस्ट फीड कराने लगे बच्चे को तो एक टॉवल लें, छोटा टॉवल रखें, उसको ल्यूक वार्म वाटर नीम गर्म पानी में डिप करके अपने उस एरिया को अच्छे तरीके से साफ करके फिर बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएंगे, क्योंकि उस जगह पे जर्म्स लगे हुए होते हैं और बच्चा होता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, उसकी वैक्सीनेशन चल रही होती है सारी, तो फौरन वो इन्फेक्शन कैच करता है, ठीक है। तो फंगल इन्फेक्शन ज्यादातर इन चीजों से होता है, जैसे मॉइस्ट से होता है, नमी से होता है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं और आपने अपने ख्याल नहीं करा, अपनी प्रॉपर ब्रेस्ट का ख्याल नहीं किया, उसको साफ नहीं किया, क्लीनिंग नहीं की और आपने बच्चे को ऐसे ही उठा के दूध पिला दिया, प्लस ये कि आपने निपल जो है वॉश नहीं किया, स्टरलाइज नहीं किया प्रॉपर और उसको लगा दिया बच्चे के साथ, उसमें ये फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस। तो हाइजीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसमें जो है ये फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, और हर माँ को ये बहुत ख्याल रखना है कि बॉटल भी बिल्कुल साफ हो और स्टेरिलाइज हो जब भी वो दूध पिलाए, और अपने जिस्म को भी बिल्कुल साफ रखे। अच्छा, एक और चीज, अगर जैसे डॉक्टर के पास ले गए हैं और दवाइयाँ वगैरह, एक तो मुझे बताएं किस किस्म की होती हैं, ऊपर से अगर उस दौरानिए में वो फिर बच्चा क्या खाए पिए, जो वो बॉटल फीड ले रहा है वही लेता रहे या उसके लिए कोई और डाइट होती है जब अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो? देखिए, फंगल इन्फेक्शन यूजुअली जो है ना पेनफुल कंडीशन होती है, बच्चा जो है फीड कम कर देता है, प्लस ये कि मदर को भी ये होने के चांसेस होते हैं। इसका मतलब ये कि आपको फौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है ताकि बच्चे का जो ओरल फ्लश है उसको जल्द से जल्द ट्रीट किया जाए, क्योंकि अगर मेडिकेशन स्टार्ट होगी तभी तो वो ट्रीटेबल होगा, वरना वो स्प्रेड करेगा मदर को। और अगर मदर को हो जाती है वो ब्रेस्ट की जगह पे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, कि वो मदर के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन होती है, इसमें वो ब्रेस्ट फीड भी नहीं करा सकती है बच्चे, ठीक है। और फिर वो साइकिल चलता रहता है कि मदर से बच्चे को, बच्चे से मदर को, वो यानी खत्म ही नहीं होगा वो ओरल फ्लश जब तक कि उसको ट्रीट ना किया जाए प्रॉपर। तो इसमें ये है कि आप बॉटल फीड, वही अगर बॉटल फीड करा रहे हैं तो आप बॉटल फीड कराते रहें। जाहिर है बच्चा सब नहीं सही कर पाएगा, बहुत पेन में होगा, तो आप उसकी जगह बॉटल की जगह पे स्पून और कप यूज करें। तो कप में आपने मिल्क बना लिया और उससे स्पून से दे रहे हैं आप। और अगर मदर को प्रॉब्लम हो रही है कि मदर की भी हो गया है ब्रेस्ट के अराउंड फंगल इन्फेक्शन, आप जो है उसको अपना मिल्क एक्सप्रेस करके
और उसको वही कप एंड स्पून से दें बच्चे को। ठीक है। यू कैन यूज ऑल्सो ड्रॉपर, आप ड्रॉपर भी यूज कर सकते हैं, ड्रॉपर से भी आप मिल्क दे सकते हैं अगर आपको कप एंड स्पून से देने में प्रॉब्लम आ रही है। सही। अच्छा, एक बात बताइए, फंगल इन्फेक्शन कितना अर्सा लास्ट करता है और कौन सी ऐसी दवाइयां हम यूज कर सकते हैं कि ये मतलब जल्द खत्म हो जाए? यूजुअली 5 to 7 डेज लगते हैं इसको, मैक्सिमम 7 डेज तक लगते हैं कि ये रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाता है बच्चा आफ्टर 2 to 3 डेज अगर प्रॉपर मेडिकेशन ले लें। इसमें एंटी फंगल देते हैं और लोकल एंटी फंगल्स देते हैं, और उसको फिर जाहिर है लगाने का तरीका और अप्लाई करने का तरीका डिफरेंट होता है एज पर एज ग्रुप। हर एज के लिहाज से डिफरेंट उसकी डोज है और डिफरेंट उसका जो है फ्रिक्वेंसी है। तो बहुत इजी है इसको रेडिकेट करना, इतनी कोई हाई फाई नहीं होती है कंडीशन, लेकिन बहुत कम माएँ जो है हम कंसल्ट करती हैं डॉक्टर को इस कंडीशन के लिए। यूजुअली उनको रियलाइज ही नहीं होता है कि ओरल फ्लश है या दूध की वजह से हुआ। ज्यादातर लोग इसको कंसिडर कर रहे होते हैं कि माँ ने दूध पिलाया तो वही इसको लगता है कि मुंह में। ज्यादातर माएँ जब आती हैं हमारे पास जब बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल चुका होता है या किसी और वजह से आती है कि बच्चा जो है सही से फीड नहीं ले रहा है, बच्चे को चेस्ट प्रॉब्लम हो गई है, तो उसमें इंसिडेंटल फाइंडिंग मिल रही होती है हमें कि ओरल फ्लश भी मौजूद है। यूजुअली कंसल्ट नहीं करते हैं लोग इस प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर। तो मतलब जब अगर वो फीड लेना कम स्टार्ट कर देता है अपनी जो नॉर्मल उससे है, तो आपको अपना मतलब जो बच्चे का मुंह है वो भी चेक कर लेना चाहिए कि कहीं उसको इस तरह का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। आप एडवाइस करेंगी कि रेगुलर चेकअप्स होने चाहिए बच्चे को भी? देखिए चेक करना तो मैंडेटरी है, क्योंकि बच्चा आपको अपने मुंह से नहीं बताएगा कोई भी चीज जब तक वो बोलने के काबिल नहीं हो जाता। बच्चा एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता है अपनी फीलिंग्स को, सिर्फ और सिर्फ उसकी ये कंप्लेन होती है कि वो ट्राई बहुत कर रहा है, फीड नहीं ले रहा है, बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, माउथ सिर्फ ये कंप्लेन। तो आप उसको खुद से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन जैसे आप अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखते हैं, जाहिर है रोजाना डेली वॉश करते हैं, आप ब्रश करते हैं, टीथ वगैरह अपने साफ रखते हैं, अपने बार बार गार्गल्स कर रहे होते हैं, इसी तरह जब आप बच्चे को डेली आपको माँ का फर्ज है कि वो बच्चे का मुंह खोल के उसकी भी सफाई करें, मतलब ये कि उसकी जो जबान है उस एरिया को साफ करें। क्योंकि यूजुअली अगर ओरल फ्लश नहीं भी है, माएँ जब दूध पिला रही होती हैं बच्चों को, तो वो दूध जो है वो वहाँ पे जमना शुरू हो जाता है जबान के ऊपर, तो वो भी जो है बच्चे को इरिटेट कर रहा होता है, बच्चे को टेस्ट जो है डिफरेंट लग रहा होता है मिल्क का, वो उसको इरिटेशन हो रही होती है। तो आप ये है कि एक साफ टिश्यू से या एक इस तरह से स्टेरिलाइज कोई गॉज पीस ले लें या कोई भी साफ सुथरा कपड़ा ले लें, उससे आप उसकी जबान को साफ करा करें डेली। ये भी एक हाइजीन का हिस्सा है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज मुझे बताइएगा कि इसमें कोई आप रिकमेंड करेंगे कि कोई घर के जो यूजुअली जो बड़े बूढ़े टोटके बता रहे होते हैं उन पे लोग जाएं या नहीं जाएं? मदर्स क्योंकि ज्यादातर डॉक्टर से बचने के लिए उनको फॉलो कर रही होती है, तो आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए ये जो है ना एक कंट्रोवर्शियल डिबेट हो जाएगी क्योंकि जो ओल्ड एज खातून है ना तो फिर वो प्रॉब्लम कर देंगी। मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलती, लेकिन आप हर चीज फॉलो नहीं कर सकते। कुछ चीजें जो है नस्ल दर नस्ल चल रही होती हैं और कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि भाई सीना खराब हो गया केला नहीं है, सीना खराब है बच्चे को सांस हो रहा है आप चावल ले लें, ठीक है। अच्छा अब गर्मी है आप अंडा नहीं लें, सुनने में आती हैं ये चीजें, तो आप कंप्लीटली अगेंस्ट नहीं बोल सकते इस चीज के, क्योंकि जाहिर है एक बीइंग ए फीमेल, बीइंग ए मदर, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपनी फैमिली को फेस करना। बिल्कुल, तो आप उसको ये बोलें कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो आए किसी अपने कंसल्टेंट के पास, अपने किसी बड़े को लेकर आए, अपनी सास को या जो भी है जो उस पर गाइड कर रहा है उसको लेकर आए, तो इट्स अ प्रॉपर की काउंसलिंग करें बीइंग ए कंसल्टेंट, बजाय इसके कि वो खुद जाके घर में बताए कि नहीं मुझे तो डॉक्टर ने बताया था मुझे तो ये करना है, ठीक है, तो वो उसके अगेंस्ट हो जाती है फैमिली माँ की। तो ज्यादा अच्छा ये है कि आप बीइंग ए डॉक्टर उसको बोलें कि नेक्स्ट टाइम आप आए फॉलो अप पे तो ब्रिंग योर मदर इन लॉ और फादर इन लॉ विद यू और आप उनकी फिर काउंसलिंग करें, और ज्यादा हार्श काउंसलिंग ना करें, अपना भी जाहिर ओपन एंड रखें ताकि ये ना हो
कि हमें झुटला दिया है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें ये सिखाया है, इस तरह भी ना करें। कुछ चीजें आप उनकी तरफ से मान लें और कुछ चीजें आप उनको सजेस्ट कर दें सेफ जोन में रहते हुए, ताकि बच्चे को प्रॉब्लम हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर शफाक, आप आई हमारे साथ, आपने हमें बहुत वैल्यूबल टिप्स दिया, बहुत दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिससे माएँ आजकल और वैसे भी बहुत परेशान रहती हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे एक और एपिसोड में। प्लीज आप अपने सवाल जरूर करिएगा और वेलकम अगेन कि आप लोग आए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।